हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं राजपूत काल। इससे पहले भी हमने काफ़ी क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो राजपूत काल स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल, और आपको ही पता होगा राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बहुत ज़्यादा मतभेद है। वो मतभेद क्या है, किसके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा है राजपूत की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन राजपूत की उत्पत्ति के बारे में एक स्टोरी प्रचलित है, वो उस स्टोरी को मैं आपको बताता हूँ। कि बहुत समय पहले की बात है कि एक वशिष्ठ नाम के ऋषि रहा करते थे। उनके पास एक दिव्य शक्ति वाली गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। उस गाय को एक बार विश्वामित्र नाम के ऋषि चुरा कर ले गए थे, जिससे वशिष्ठ ऋषि बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी इस गाय को पाने के लिए आबू पर्वत राजस्थान में एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ से एक नायक उत्पन्न हुआ। वो नायक ने जाकर विश्वामित्र को हराया और उस गाय को लेकर आकर वापस से वशिष्ठ को दे दिया। इससे वशिष्ठ बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उस नायक को परमार कहा। परमार यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और उस अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले अन्य लोगों को परमार का वंशज कहा गया, जिन्हें राजपूत कहा गया आगे चलकर। और उनमें प्रतिहार चालुक्य परमार चौहान थे। ठीक है, और इसके अलावा अन्य इतिहासकार भी हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही हैं, जिसमें कर्नल टाड कहते हैं कि राजपूत शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये विदेशी जाति आई थी, उनसे उत्पन्न हुए। ये आकर भारत में आकर इन्होंने विवाह से संबंध स्थापित किए थे भारत के लोगों के साथ, और इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को आगे चलकर राजपूत कहा गया था, ये कहा जाता है। और आगे इसके बाद जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य कहते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान है। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, जिसमें कहा जाता है कि क्षत्रियों की संतान राजपूत हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं राजपूत काल के पहला पॉइंट, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख से। गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हमें प्राप्त हुआ है। गुर्जर जाति के बारे में जानकारी मिलती है किससे? ऐहोल लेख से। इस वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक राजा ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वंश का वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। वास्तविक महत्वपूर्ण शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया था, और इसने अरबों से लोहा लिया और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। और नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज था। इस वंश का चौथा शासक कौन था? वत्सराज था, और इसका शासनकाल 780 से 785 ईस्वी तक रहा। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में आपको बता देता हूं। एक कन्नौज राज्य था। कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 3 पक्ष आपस में संघर्ष करते रहे। वो पक्ष थे राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, 3 पक्ष होने की वजह से इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, और यह संघर्ष सदियों तक चलता रहा था, काफी समय तक चलता रहा था। इसके बाद वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन ध्रुव से पराजित हो गए थे। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गए थे। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना दिया था। तो वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना दिया था। आगे चलते हैं। मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक का है, और इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। अवलेखों के अलावा कलहड़ और अरब यात्री सुलेमान की विवरणों से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। कलहड़, तो कलहड़ की पुस्तक कौन सी है आप इसे बताएंगे? कलहड़ की पुस्तक रजत रंगनी है, और उसके अवलेखों से, उसके रजत रंगनी के किताब से हमें जानकारी मिलती है मिहिर भोज की। आगे चलते हैं। मिहिर भोज को अपने समय के 2 प्रबल शक्तियों पाल नरेश देवपाल तथा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था,
और उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण भी की थीं, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रह्म सिक्कों पर भी अंकित है। तो वैष्णव धर्म अनुयायी था, भोज के द्वारा चलाए गए चांदी की सिक्का का नाम क्या था? द्रह्म था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि द्रह्म सिक्के किसने चलाए थे? भोज ने चलाए थे, मिहिर भोज, जिसका पूरा नाम मिहिर भोज था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया और मालवा प्राप्त किया था। ठीक है, मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया था और अवलेखों में उसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर भी कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र द्वितीय को पराजित किया, किंतु कश्मीरी शासक से युद्ध में पराजित होना पड़ा। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे और जो कि उसके राजगुरु थे। किसके राजगुरु थे ये महेंद्रपाल के राजगुरु थे। राजशेखर महेंद्रपाल के राजगुरु थे और राजशेखर ने कर्पूर, मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना भी की है। महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। महेंद्रपाल के बाद महेपाल 912 से 943 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। एक कुशल एवं प्रतापी शासक थे और इनके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में गुजरात आया था? तो आप इसका जवाब देंगे महीपाल के शासनकाल में गुजरात आया था। आगे चलते हैं। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर कहते थे और राजा को बोरा कहकर पुकारते थे। राजा को क्या कहते थे? बोरा कहते थे। ठीक है, बोरा जो है वो आदि विराह का विशुद्ध उच्चारण है। आदि विराह का विशुद्ध उच्चारण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक्य, गुजेजा भुक्ति के चंदेल, ग्वालियर के कच्छ पघात, मध्य भारत के कलचुरी, मालवा के परमार, दक्षिण भारत के गुहेल तथा शाकंभरी के चौहान आदि स्वतंत्र हो गए थे। ये सभी प्रतिहारों के सामंत थे। ये सभी कौन थे? प्रतिहारों के सामंत थे। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया था। महमूद गजनवी ने राज्यपाल को हराया था और उसे अपने अधीन कर लिया और राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल भी 1019 में महमूद गजनवी से पराजित हो गए थे। इसके बाद प्रतिहारों का अंत हो गया था। गहड़वाल वंश, इसके बाद पढ़ते हैं हम गहड़वाल वंश को। गहड़वाल वंश के राज जयचंद गहड़वाल वंश के ही शासक थे, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा गहड़वाल वंश का। पढ़ते हैं। तो गहड़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना गया है। क्या माना गया है? विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना गया है गहड़वालों का मूल निवास स्थान। लगभग 1080 से 1085 के मध्य चंद्रदेव ने गहड़वाल राजवंश की नींव कन्नौज में रखी थी। किसने रखी थी? गहड़वाल राजवंश की नींव चंद्रदेव ने रखी थी। कहाँ रखी थी? कन्नौज में रखी थी। और दिल्ली के तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। दिल्ली के तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे चलते हैं। चंद्रदेव का पुत्र मदनपाल 1104 से 1114 ईस्वी तक इसने शासन किया था। को तुर्क आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया था। किसने? तुर्कों ने कन्नौज पर आक्रमण किया और मदनपाल को बंदी बना लिया था। फिर इसके बाद उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने कड़े संघर्ष के बाद उसे मुक्त कराया। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1114 से 1155 ईस्वी तक है और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया था। उसने पालों से मगध जीता था और मालवा पर अधिकार कर लिया था। किसने? गोविंद चंद्र ने पालों से मगध जीत लिया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था।
आगे चलते हैं। गोविंद चंद्र स्वयं बड़ा विद्वान था। गोविंद चंद्र भी विद्वान था और उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है। गोविंद चंद्र स्वयं बड़ा विद्वान था और उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है। गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था और लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है, जिससे तत्कालीन राजनीति, समाज व संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। ठीक। गोविंद चंद्र के बाद उनका पुत्र विजय चंद्र 1155 से 1170 ईस्वी तक जो शासक हुआ। विजय चंद्र के बाद जयचंद्र आए। जयचंद्र का शासनकाल 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जयचंद्र। और आपने जयचंद्र का नाम तो सुना ही होगा। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के विरोधी थे। कहा जाता है कि जयचंद्र ने अपनी पुत्री का स्वयंवर का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने अनेकों राजा महाराजों को आमंत्रित किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हो गया और इसने जयचंद्र के राज्य पर आक्रमण करके जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को अपहरण करके ले गया था, जिसकी वजह से जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से। ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि जयचंद्र ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। जयचंद्र ने ही आमंत्रित किया था, यह कहा जाता है, ये लिखा नहीं है। ठीक है, बता देता हूं। आगे चलते हैं। उसका समकालीन दिल्ली तथा अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, ये मैंने बताया है। और उसने उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया था। देवगिरी के यादवों को हराया था, गुजरात के सोलंकियों को हराया था तथा तुर्कों को हराया था। और अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ भी किया था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ भी किया था। किसने किया था? ये किया था राजा जयचंद्र ने। और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद्र को पराजित होना पड़ा और जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने मार डाला। ठीक है। कब? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। आगे चलते हैं। पूर्व की ओर विस्तार करने के प्रयास में जयचंद्र को लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा था, पूर्व की ओर विस्तार करने के प्रयास की वजह से। और जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषध चरित और खंडन काव्य की रचना की है। तो जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि कौन थे? श्रीहर्ष ने नैषध चरित और खंडन काव्य की रचना की है। ठीक है। तो बाकी